हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग द 15th लेक्चर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस यूनिट 3 ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था लेवल्स ऑफ थिंकिंग के बारे में एंड एरर्स ऑफ थिंकिंग के बारे में। मींस ऐसे कौन कौन से लेवल्स होते हैं थिंकिंग में और ऐसे कौन कौन से गलतियां होती है। गलतियां मींस एरर जो थिंकिंग्स में होती हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका था। तो जो आज का टॉपिक है, जो चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। तो ह्यूमन के लाइफ में जो है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, चाहे वो इन्फेंट स्टेज हो, चाहे वो चाइल्डहुड स्टेज हो, चाहे वो जो है फिर जवानी हो या फिर बुढ़ापा हो। ये सारे स्टेजेस जो है ह्यूमन के लाइफ में आते रहते हैं। उन्हीं स्टेजेस के हिसाब से जो है ये थ्योरी बनाया गया है कि उस स्टेज में, वो पार्टिकुलर स्टेज में पर्सन किस तरीके से थिंकिंग करता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहला पार्ट पे चलते हैं जहां पे दिया गया है स्टेजेस इन डेवलपमेंट्स ऑफ थिंकिंग, जो कि पाइगेट थ्योरी के हिसाब से दिया गया है। ओके, तो इस थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी जो है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये थ्योरी जो है जीन पाइगेट के द्वारा दिया गया था। जीन पाइगेट के द्वारा 1896 से 1980 थे। ये एक स्विस फिलोसोफर थे और जो है साइकोलॉजिस्ट भी थे। उनका स्टडी क्या था? उनका स्टडी ये था कि हाउ चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम एडल्ट्स। किस तरीके से एक बच्चे का थिंकिंग जो होता है, सोच जो होता है, वो एडल्ट से अलग होता है। ठीक है, उनका स्टडी इसी पे था कि एक बच्चा किस तरीके से अलग सोचता है जो एक एडल्ट आदमी नहीं सोचता है, या फिर जब वो बड़ा होता है तो उसका सोच किस तरीके से डिफरेंस हो जाता है। इसी के बारे में वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हिज वर्क सिग्निफिकेंटली शेप्ड मॉडर्न डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है इसका वर्क जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक पिक्चर को देखते हैं जहां पर जो है 4 स्टेज दिखाया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का या फिर थिंकिंग का जो है 4 स्टेज दिखाया गया है। तो यहां पे किस तरीके से 4 भागों में क्लासिफाई किया गया। तो जो सबसे पहला पार्ट आता था वो था सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड आता था प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड आता था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ जो यहां पे आता था वो था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो था वो 0 to 2 ईयर ओल्ड था, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता था, जो बच्चे होते थे वो 2 to 7 ईयर ओल्ड के बच्चे को होते थे, और जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता था वो 7 to 11 ईयर ओल्ड के बच्चे को कहा जाता था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है 12 ईयर या उसके ऊपर के जितने भी बच्चे होते थे उन सभी को यहां पे रखा जाता था। ठीक है, तो यहां पे 4 तरह के स्टेज में जो है क्लासिफाई किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक एक करके चारों को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहां पे आता है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में कौन आएगा? बर्थ टू 2 ईयर्स, मींस जन्म लेने के बाद 2 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे होंगे सेंसरी मोटर स्टेज पे। ठीक है, तो उसका थिंकिंग का जो प्रोसेस होगा वो सेंसरी मोटर स्टेज के हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो यहां पे कहा गया लर्निंग मेथड, जो 0 से 2 ईयर ओल्ड के बच्चे हैं उसका लर्निंग मेथड क्या होता है? उसका लर्निंग मेथड होता है थ्रू मोटर एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वो मूवमेंट से या फिर रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से ही जो है सभी चीजों को लर्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सेंसेस हो गए, सेंसेस में क्या होगा? साइट, साउंड, टच। अब जो छोटा बच्चा है वो कैसे सीखता है? वो जो है देखेगा। ठीक है, देखने के बाद जो है साउंड सुनता है कि मम्मा मम्मा, पापा पापा करता है, वो उसको सीखने का प्रयास करता है, या फिर जो उसको टच कर करके किसी चीज को समझने का प्रयास करता है। तो जितने भी उसके रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उसी से वो समझने का प्रयास करेगा। या फिर मूवमेंट, जो मोटर आता है यहाँ पे वो होता है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या आएगा? चाहे यहाँ पे ग्रेस्पिंग हो, सकिंग हो, फिर रीचिंग हो। ग्रेस्पिंग का मतलब होता है वो किसी चीज को ग्रेस्प करना, पकड़ना, या फिर सकिंग का मतलब होता है चूसना, रीचिंग का मतलब होता है वहां तक पहुंचने का प्रयास करना। तो मूवमेंट करके जो है जो चीज सीखने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा, वही उसमें उतना ही क्षमता होता है। ठीक है, तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है? जो ये बच्चे होते हैं, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड इन्वायरमेंट, वो जो है अपने में और इन्वायरमेंट के बीच में जो है डिफरेंस करना जानते हैं। ठीक है, मैं इन्वायरमेंट से अलग हूं, इस चीज का अनुभव उसको हो चुका होता है। ओके, फिर यहां पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट सीन। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो तुम उसको क्या करो, एक छोटा सा सामान लो और उसको दिखाते हुए जो है ब्लैंकेट के अंदर घुसा दो।
ठीक है, तो बच्चा देख लेगा कि हाँ ब्लैंकेट के अंदर जो है सामान रखा हुआ है, और उसको रियलाइज भी हो जाता है, फील हो जाता है कि वो सामान जो है वहीं पे मौजूद है। इसलिए वो ब्लैंकेट को अनकवर नहीं करेगा, उसको हटा के देखेगा नहीं कि सामान है या फिर गायब हो गया। मीन्स बच्चे को ये महसूस होता है कि जो चीज नहीं दिख रहा है पर वो चीज वहां पे है। ओके, तो इतना सारा थिंकिंग जो होता है, जो छोटे छोटे लेवल का थिंकिंग होता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों को होता है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 to 7 ईयर ओल्ड के बच्चों को होता है। कितने? 2 to 7 ईयर ओल्ड, 2 से 7 साल के बच्चों में जो थिंकिंग्स होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के थिंकिंग के बराबर होते हैं। तो इसका लर्निंग मेथड्स क्या होता है? इसके लर्निंग मेथड होते हैं यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंबल्स। जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेजेस को यूज करना जान जाते हैं, सिंबल्स को यूज करना जान जाते हैं, किसी भी चीज को ड्राइंग करके पिक्चर फॉर्मेट में या फिर जो है किसी सिंबल के फॉर्म में जो है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, समझाना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? यहां था ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। लेकिन यहां पे क्या होता है, जो इस लेवल के बच्चे होते हैं, 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, वो चीजों को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही देख पाते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीजों को देखता है। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में वो समर्थ होते हैं। दूसरा क्या सोच रहा है, किस पर्सपेक्टिव में सोच रहा है, उसको जो है उसको समझ में ये सब चीज नहीं आता है। वो सिर्फ अपने लेवल तक के सोचते हैं। ठीक है, फिर वो फैंटेसी में रहते हैं और सिंबॉलिक प्ले। अब जैसे कि क्या होगा कि वो जो है इमेजिनेशन करेंगे घर के बारे में, किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे घर बनाएंगे। ठीक है, मट्टी का घर बनाएंगे, क्ले का घर बनाएंगे, या फिर जो है कोई गुड्डा गुड़िया का खेल जो है खेलना स्टार्ट कर देंगे। उसको जो जो इमेजिनेशन होता है उस तरीके का वो सिंबॉलिक प्ले करना शुरू कर देते हैं। ओके, फिर इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन कुछ इस तरीके से है कि डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो 2 to 7 ईयर ओल्ड के होते हैं, वो कॉज इफेक्ट को नहीं जानते हैं। उसको ये पता नहीं होता है कि इस चीज को करने से क्या होगा। ठीक है, इस चीज को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इस चीज का अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसको इस चीज के बारे में सोचना नहीं आता है, वो सिर्फ काम को कर देते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, और थर्ड स्टेज जो यहां पे आता है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो है 7 to ईयर ओल्ड के बच्चे आएंगे। 7 साल से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। ओके, तो इसका लर्निंग मेथड क्या होता है? लर्निंग मेथड क्या होगा? डेवलपमेंटल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग्स अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। वो जो है सबसे पहली बात है कि वो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ये चीजें क्यों हो रही है, आखिर हो रही है तो कैसे हो रही है, क्या कारण से हो रही है चीजें, इन सारे चीजों को सोचना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। चाहे वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो या फिर इवेंट्स हो। कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट का मतलब क्या है? जो रियलिटी में मौजूद है। ओके, अगर सामने जो है किसी का शादी हो रहा है तो वो उससे पूछेगा ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जाके देखेगा और हर एक तरह से क्वेश्चन उसको पूछना शुरू करता है। तो वो लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है। ओके, किसमें? 7 to 11 ईयर ओल्ड के बच्चे में। ओके, फिर इसका की कंसेप्ट क्या कहता है? की कंसेप्ट कहता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जो है मास, लेंथ, वॉल्यूम, ये चीज को समझना शुरू कर देते हैं। एक छोटा ग्लास है, इसमें इतना पानी अटेगा, फिर इसको इसमें उलट देंगे, इसमें इतना पानी अटेगा। ये सारे चीज को जो है वो समझना स्टार्ट कर देता है। इसका लंबाई क्या है, इसका चौड़ाई क्या है, चीजों को अलग अलग जगह पे फिट करने का कोशिश करता है। तो ये सारे चीज को वो समझने लगते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है? वो दो चीजों के बीच के अंतर को समझते हैं। वो अगर बहुत सारा चीज जो है बिखरा पड़ा है, वो चीजों को क्लासिफाई कर देंगे कि ये जो है इस समूह में आएगा, ये जो है इस ग्रुप में आएगा, इस समूह में आएगा। ठीक है, फिर लॉजिकल ऑपरेशन, चाहे जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, किसी चीज के बारे में पूछना, मैथमेटिक्स को सोल्व करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे चीज जो है वो अच्छे से करना शुरू कर देता है।
ठीक है। तो जितने भी ये सब काम होते हैं वो अब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडवांसमेंट में क्या कहते हैं, एडवांसमेंट कहता है कि इंप्रूव्ड रीजनिंग एंड परसेप्शन इन्फ्लुएंस बाय सोशल एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। इसमें जो है रीजनिंग करने का क्षमता इंप्रूव्ड होता है, परसेप्शन जो है वो इंप्रूव्ड होता है, वो चीजों को जो है अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और उसका परसेप्शन करने का तरीका जो होता है वो इंप्रूव्ड होता है। लेकिन इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है सोशल एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। बच्चा को जिस तरीके से एजुकेशन दोगे, जिस तरीके से उसका सोशल एनवायरनमेंट होगा, उसी के हिसाब से उसका कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। ओके, तो ये था हमारा थर्ड जो था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ स्टेज पे हम लोग जाते हैं और ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 ईयर के बच्चे को होता है, और इसके ऊपर जो भी आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे जो है जो लर्निंग मेथड्स आते हैं, वो लर्निंग मेथड्स में आते हैं इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट एंड साइंटिफिक थिंकिंग। अब जो बच्चे बड़े हो गए, 11 से 15 साल के हो गए, वो अब चीजों को एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोचना शुरू करेंगे, साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करेंगे। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट रूप में बात करें तो क्या होता है इसका मतलब, आइडियाज के बारे में, जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में वो बात करेंगे। वो अपना हक मांगेगा, उसका फ्रीडम चाहिए, उसका जस्टिस चाहिए, इन सभी चीजों पे वो बात करता है। फिर साइंटिफिक थिंकिंग, अगर कोई चीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसको तुम जो है मैजिक दिखा दोगे, वो पूछेगा ये कैसे हुआ, वो सीधा विश्वास नहीं करेगा, वो हर एक चीज के बारे में वो पूछेगा और जानने का प्रयास करेगा। ओके, फिर यहां पे कहता है की कंसेप्ट। की कंसेप्ट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब वो जो है सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ समझेगा ही नहीं, वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करेगा। मतलब जो है एक चीज के बारे में अलग अलग तरह का हाइपोथेटिक्स बनाएगा कि हाँ चीजें जो है इस तरीके से भी हो सकता है, अलग अलग सिनारियो को बनाएगा। ठीक है, इस चीजों को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका मीनिंग्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके का वो हाइपोथेटिक्स बनाएगा। डिडक्टिव रीजनिंग करेगा, एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड सोल्व प्रॉब्लम साइंटिफिकली। और जो है वो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो सोसाइटी के बारे में, चाहे वो फ्रीडम के बारे में, चाहे वो किसी प्रकार का समाज की कुरीतियां हैं, उन सभी के बारे में जो है वो बात करना स्टार्ट करेगा। ये क्यों है, ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है। फिर अपने जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको साइंटिफिक तरीके से जो है सोल्व करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोगों ने चारों स्टेजेस को समझा, जो कि स्टेजेस ऑफ थिंकिंग्स है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है थिंकिंग इन रिलेशन टू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। किसी भी चीज को थिंक करने में जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का किस तरीके से रिलेशंस होते हैं, ये टॉपिक्स जो है हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए इसको भी जो है कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट आता है वो है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। मींस अपना थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करना। जैसे यहां पे दिया गया है, लैंग्वेजेस allow us to express thought verbally or in writing, enabling complex and abstract thinking। अब किस तरीके से जो है वो थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा, किसी लैंग्वेज के वजह से या फिर किसी कम्युनिकेशन के वजह से। अब जैसे कि एक बच्चा है, उसको तुमने दिया ऐसे लिखने के लिए, ऐसे किस चीज के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चे जो है अपना थॉट्स को लिखना स्टार्ट करेगा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होते हैं, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, ठंडा बढ़ रहा है। इस तरीके से वो अपने अपने थॉट्स को जो है मिला मिला के, बना बना के लिखना स्टार्ट करेगा। तो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किस प्रकार से कर रहा है, वो अपने लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो थिंक कर तो लेंगे, लेकिन थिंक को एक्सप्रेशन करने के लिए जो है हमें लैंग्वेज का जरूरत होता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट जो यहां पे आता है, उस पॉइंट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के लिए भी जो है हमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे कि यहां पे कह रहा है कि थ्रू लैंग्वेज वी कैन डेवलप एंड अंडरस्टैंड इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज के मदद से जो है हम किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान में जो है उसको इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सेप्ट को जो है समझा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक बच्चा है, उस बच्चे को हमको सिखाना है जस्टिस के बारे में। ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय के बारे में। तो किस तरीके से उसको समझाएंगे, उसको जो है अलग अलग तरीके से बुक पढ़ने को बोलेंगे कि ये बुक को पढ़ो, उसको स्टोरीज के फॉर्म में उसको सुनाएंगे, या फिर अलग अलग तरीके का बातचीत जो होता है
उससे वो सुन करके सीखेगा कि जस्टिस क्या होता है। तो जस्टिस के कंसेप्ट को बताने के लिए जो है पहले उस बच्चे को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, सब कहानी के तौर पे, पोएम के तौर पे, चाहे जो भी तौर पे हो। ओके, तो कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करने के लिए भी जो है हमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो है पर्पसफुल कम्युनिकेशन। किसी भी चीज के पर्पस के लिए, किसी भी खास पर्पस के लिए अगर हमको कम्युनिकेशन करना हो तो, ठीक है, तो लैंग्वेजेस एंड थॉट्स आर गोल डायरेक्टेड स्ट्रक्चर्ड अराउंड ए पर्पस। जो लैंग्वेज होते हैं या फिर थॉट्स होते हैं वो गोल ओरिएंटेड भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं किसी पर्पस के रिलेटेड। अब जैसे कि जो है एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स अपने पेशेंट को बता रहा है कि किस तरीके से उसका प्लान करना है, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट का प्लान करना है, क्या क्या उसको दिया जाएगा, किस तरीके से मेडिसिन दिया जाएगा और कितने दिन में जो है किस तरीके से उसको सही किया जाएगा, इसका रीजन क्या है और क्यों इसको दे रहे हैं, ये सारा चीज जो है उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम उसको समझा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो क्या है, एक खास पर्पस के लिए है। ठीक है, तो पर्पसफुल कम्युनिकेशन के लिए भी जो है हमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, थॉट्स का यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे आता है वो है वर्ड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो वर्ड्स एंड सिंबल में कह रहा है कि दिस एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस कैन एदर लिमिट्स और एक्सपेंड आवर थिंकिंग्स। तो ये जो लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स होते हैं वो या तो थिंकिंग को लिमिट कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। अब किस तरीके से, अगर मान लो किसी एक स्टूडेंट को बोला गया कि फ्रीडम के बारे में तुमको लिखना है, ठीक है, फ्रीडम के बारे में तुमको बताना है वर्ड्स को यूज करके या फिर सिंबल को यूज कर करके, तो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कहां से है, ठीक है, किस सोसाइटी से है, किस कंट्री से है, उसको कितना फ्रीडम मिला है, वो अपना फ्रीडम को किस तरीके से जो है वो अनुभव करता है। अब कोई स्टूडेंट जो है वो इंडिया से है तो वो बहुत सारे फ्रीडम को रखता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, वो कोई भी चीज किसी जगह पे बोल सकता है, ठीक है, वो अपना राइट को चुन सकता है, सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज उठा सकता है, ठीक है, वो उसका फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी है, वो अपने चीजों को छुपा के रख सकता है। तो इतने सारे फ्रीडम जो है उसके पास है, तो वो बहुत सारे चीजों को लिख भी सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी दूसरे कंट्री से है, कोई ऐसा स्टेट से है जहां पे जो है बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो उसका माइंड क्या होगा, उसके माइंड संकीर्ण होंगे, वो बहुत कम ही लिख पाएगा कि हाँ फ्रीडम क्या होता है या फिर कितने तरीके के फ्रीडम होते हैं जो उसके लाइफ में हैं। तो उसके पास ज्यादा फ्रीडम है नहीं, तो इसलिए जो है वो फ्रीडम के बारे में उतना ज्यादा नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं, ये थिंकिंग्स को जो है वो लिमिट भी कर सकते हैं या फिर जो है उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है सिंबॉलिक व्हीकल। सिंबॉलिक व्हीकल्स का मतलब क्या होता है कि पाइगेट डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज एज ए व्हीकल्स दैट कैरी थॉट्स। ठीक है, जो पाइगेट साहब थे वो डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेजेस को एक व्हीकल्स के रूप में जो कि थॉट्स को कैरी करता है। किस तरीके से थॉट्स को कैरी करता है, अगर मान लेते हैं एक मैथमेटिशियन है, एक मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है, वहां पे एक टीचर है, वो टीचर जो है कुछ सिंबल को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और फॉर्मूला बता रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो जब भी टीचर जो है उस सिंबल को लिखता है, ठीक है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि हाँ हमें ये करने को कहा जा रहा है। ओके, अब जैसे कि जो है जैसे ही हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे प्लस, तो बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा कि यहाँ पे एडिशन करना है। ओके, जैसे ही हम लोग एक छोटा सा चिन्ह लगा देंगे माइनस का, तो यहाँ पे बच्चे को ध्यान में जाएगा कि हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंबल का जो है बहुत सारे महत्व होते हैं और हर एक सिंबल में जो है अपने अपने थॉट्स होते हैं कि हाँ अगर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो वहां पे सीधा सा बोला जाएगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हर एक सिंबल जो है अपने अपने थॉट्स को जो है कैरी करते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जो है ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने लर्न किया उस लर्न को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि लैंग्वेजेस इनेबल्स द शेयरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज अक्रॉस जनरेशन। जो लैंग्वेजेस होते हैं उसके मदद से जो है हम अपने नॉलेज को अपने जनरेशन में जो है शेयर कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं। ओके, जैसे एरिस्टोटले हो गया, जैसे हमारा वेदास हो गया, ठीक है, तो हमारे वेदास जो हैं वो बहुत
पुराने समय से, बहुत एंशियंट टाइम से जो है रखे हुए हैं। तो जितने भी महापुरुष होते हैं वो अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को, अपने फिलोसफी को वो किताबों में लिख करके जो है उसको रखते हैं, ताकि जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर हो सके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो ये किसके मदद से हो पाया? ये लैंग्वेजेस के मदद से ही हो पाया है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं? तो लैंग्वेजेस इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग शेपिंग आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। लैंग्वेज जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है किसी भी चीज को कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर समझने के लिए, या फिर दुनिया को जो है अलग अलग नजरिए से देखने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने हिंदी सीखा, ओके, फिर हम लोगों ने इंग्लिश सीखा। अब जो बच्चा हिंदी नहीं जानता था, अब वो हिंदी सीखेगा, तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, और हर एक फॉर्म के लिए उसके अलग अलग तरह में जो है अलग अलग तरीके का वर्ड्स वहां पे दिया गया है। अब जैसे कि एक मिल्क है, तो मिल्क को हम लोग बोलते हैं दूध, ठीक है, मिल्क से फिर निकला, फिर उसको बोलेंगे घी, जिसको बोलते हैं बटर, ठीक है, फिर बटर का हो जाता है मक्खन, फिर हो जाता है वहीं पे मावा। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं मिल्क का, और अलग अलग नाम उसका रखा होता है, ठीक है। उसी तरीके के हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम वहां पे रखे हुए होते हैं। तो जैसे ही हम लोग उस चीज को समझते हैं या फिर सीखते हैं, तो हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर इस चीज का ये नाम क्यों रखा गया। तो इससे क्या होता है, हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है, हम चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है वो है शेपिंग थॉट्स। किस तरीके से हमारे थॉट्स को शेप किया जाता है? थ्रू द लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे कहा है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ वी कैटेगराइज एंड परसीव पीपल एंड इवेंट्स अराउंड अस। हमारा लैंग्वेज जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके के लोगों को जो है वो हमें कैटेगराइज करना है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, किसी इवेंट्स को किस तरीके से हमें दर्शाना है, वो भी लैंग्वेजेस के वजह से ही होता है। अब जैसे कि जो है मीडिया होता है, मीडिया किसी खास चीज के लिए, किसी खास इवेंट के लिए जो है अलग अलग तरीके का वर्ड यूज करता है, ताकि वो वर्ड बोलते ही जो है वो सामने वाला जो है तुरंत ही एक्टिव हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि जो है एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हम उसको ग्रुप ऑफ पीपल ना करके हम लोग वहां पे बोलेंगे रिफ्यूजीज, ठीक है, रिफ्यूजीज बोलेंगे या फिर कुछ और वर्ड बोलेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने रिफ्यूजी बोला, तो वहां पे सीधा वहां पे किसको अटैक किए? वैसे इंसान को अटैक किए जो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचा है, ठीक है, वैसे पीपल को हम लोग बोलते हैं रिफ्यूजीज। तो जो है मीडिया अलग अलग तरीके से जो है वर्ड को यूज करता है और इंसानों के कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ जो खेलता है, ताकि उसका अटेंशन पा सके, ठीक है। तो हमारे थॉट्स जो है किस तरीके से शेप होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से लैंग्वेजेस के साथ जो है खेला जा रहा है, कौन सा वर्ड जो है यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये था हमारा शेपिंग ऑफ थॉट्स। तो यहां तक जो है हम लोगों ने थिंकिंग को कंप्लीट किया, जहां पे जो है आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा था स्टेजेस ऑफ थिंकिंग, एंड उसके बाद जो ये वाला टॉपिक को कंप्लीट किया। तो यहां पर तुमको क्या क्या समझ में नहीं आया, या फिर ऐसे कोई पॉइंट है जो तुमको समझ में नहीं आया है, तो नीचे कमेंट्स करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को जिसको समझ में नहीं आता है, ओके, या फिर वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, ओके, उसको जो है शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।